आज के सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक लेंस का नभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नभ्यांतर एक माध्यम जिसका वर्तनांक 1.5 है, तो कितना हो जाएगा। मैंने आपको फोकस लेंथ पूछ रहा है। हवा में लेंस का जो फोकस लेंथ है वह है 20 सेंटीमीटर। लेंस का भी वर्तनांक है 1.5 और माध्यम का भी वर्तनांक है 1.5। यदि लेंस का वर्तनांक और माध्यम का वर्तनांक आपस में बराबर होता है तो वह लेंस एक कांच की प्लेट के समान व्यवहार करती है, जिसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत हो जाती है और इसकी क्षमता शून्य हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा डी सही होगा, अनंत। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। चलिए इसको हम और क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लेंस है, इसका वर्तनांक है म्यू एल और एक माध्यम है, इसका वर्तनांक है म्यू एम। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यदि लेंस का वर्तनांक माध्यम के वर्तनांक से बड़ा होता है तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वह उत्तल लेंस है तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तो अवतल की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी इसकी, और इसकी क्षमता घट जाएगी। सेकेंड पॉइंट में, यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के वर्तनांक से कम होगा तो अगर उत्तल लेंस है तो यह लेंस अवतल लेंस की तरह, और अवतल लेंस है तो यह लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। तीसरे कंडीशन में, यदि लेंस का वर्तनांक माध्यम के वर्तनांक के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में चाहे लेंस वो उत्तल हो या अवतल हो, वह एक समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगी और प्लेट की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या भी अनंत हो जाएगी और इसकी क्षमता पी का मान 0 हो जाएगा। इस स्थिति में यह लेंस दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए यही कंडीशन था इस प्रश्न में कि दोनों का वर्तनांक, लेंस का भी वर्तनांक 1.5 और माध्यम का भी वर्तनांक 1.5 था। इस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाएगी मेरी, अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव जो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी को लेकर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसकी दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा यह ई के समांतर तो होगा नहीं, यह इसके परपेंडिकुलर है। यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। इसको आप लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, अब बात आती है कि ई के डायरेक्शन के अनुदिश होगा क्या, नहीं होगा। ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। सेकेंड में है बी के समांतर होगी, इस डायरेक्शन में भी नहीं हो जाएगी। थर्ड में है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई। अगर बी क्रॉस ई हम करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बी क्रॉस ई, जो कि तरंग संचरण की दिशा के विपरीत दिशा में है।
अगर आप ई क्रॉस वी से गुणा करते हैं, ई क्रॉस वी माना वाई इंटू जेड किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, जो कि तरंग के समांतर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं ई बाय किसी भी बिंदु पर ई और बी के रेशियो को हम प्रकाश की चाल सी कहते हैं और इसका वैल्यू इस रूप में प्राप्त हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, जो 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो अगर E बाय बी रहता तो यह हो जाता मीटर पर सेकेंड ये हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसमें लिखा गया है B बाय ई का रेशियो क्या होगा, उल्टा है। तो मीटर पर सेकेंड नहीं बल्कि सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा E = होता है एच न्यू, जहाँ एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की तो बात नहीं आ रही है, तो एच न्यू के बदले आप क्या लिख सकते हैं, न्यू = क्या होता है C/λ। लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, अगर लैम्डा का मान घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से ऊर्जा घटती है और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के घटने से ऊर्जा घटती है, जो ऑप्शन नंबर बी के लिए सत्य है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। इनमें कौन आवेश रहित हैं? तो देखिए इसमें से कौन चार्जलेस हैं। अगर अल्फा की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो बचा क्या फोटोन, फोटोन पार्टिकल्स, इस पर चार्ज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। इक्कीस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En = -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर होता है। चूँकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो इसमें जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है इसमें दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। दूसरी कक्षा की बात आ रही है तो आपको क्या चाहिए, E2। दूसरी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। इससे जब आप कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, En इक्वल टू माइनस इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। किसी भी कक्षा में पूछा जाएगा, जिस कक्षा में पूछा जाएगा यहाँ n का वैल्यू आप लोग रखिएगा, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में यहाँ इसका वैल्यू 3 रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु। ठीक है, हाफ लाइफ। आगे देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। तो बीटा जो रे है यह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से विक्षेपित होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों से विक्षेपित होती हैं। इसको याद रखेंगे, बीटा रे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कैसा होना चाहिए? त्रिसंयोजक, चतुर्थ संयोजक, पंच संयोजक, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात कि इनमें से कोई नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। चतुर्थ संयोजक मिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि चतुर्थ संयोजक ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर ही होता है। अशुद्धि जब भी होती हैं दो प्रकार की होती हैं, या तो त्रिसंयोजक होगा या पंच संयोजक। तो इसको याद रखेंगे जब सेमीकंडक्टर की बात आती है, जैसे जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप त्रिसंयोजक को मिलाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन से यह साझेदारी कर लेगा और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अर्थात होल बचेगा। ऐसे कंडीशन में होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पी टाइप का निर्माण होता है। अब बात आती है पंच संयोजक। जब हम इसमें पंच संयोजक अशुद्धि को मिलाएंगे तो 4 के साथ बंधन बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका रहेगा यह इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो आवेशवाहक का कार्य करेगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती हैं, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाया गया है। इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन परमाणु संख्या 14, 2, 8, 10, 4, 14। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। इसमें फास्फोरस परमाणु संख्या 15, 2, 8, 10, 5, 15। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको हम कहते हैं पंच संयोजक। अगर हम एल्युमिनियम ले लें जिसकी परमाणु संख्या 13 है, तो 2, 8, 10, 3, 13। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे हम त्रिसंयोजक अशुद्धि कहेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें सिलिकॉन में फास्फोरस जो कि पंच संयोजी अशुद्धि है, इसको मिलाया गया है, इसका डोपिंग कराया गया है। तो देखिए आगे, इसमें हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन और फास्फोरस ये 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ भी साझेदारी हो रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और फास्फोरस में चूँकि 5 बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से तो यह साझेदारी होगी। 1 इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है यह इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आवेश वाहक का कार्य करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इससे एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम औषधि का डोपिंग कराते तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाती, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो जाती, कमी हो जाती।
ठीक है। और ये क्या होता है, होल, चूंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो याद रखिए, त्रिसंयोजक को मिलाएंगे तो पी टाइप और पंच संयोजक को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पंच संयोजी औषधि का अपमिश्रण किया जाएगा। ठीक है, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड को इस प्रकार सूचित किया जाता है, चित्र में देखिए, यह डायोड का सिंबल है। इसमें यह हुआ पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आपको मार्केट में इस प्रकार के डायोड को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस डायोड का जो उपयोग किया जाता है, इस डायोड का उपयोग एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए किया जाएगा। अर्थात इस डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है, या दृष्टिकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बुलियन इक्वेशन एंड गेट के लिए बुलियन इक्वेशन क्या होगा। तो एंड गेट के लिए बुलियन इक्वेशन, एंड गेट के लिए इसमें दो इनपुट होता है ए और बी, एक आउटपुट होता है, और एंड गेट का बुलियन इक्वेशन होता है y इक्वल टू एन टू बी। चूंकि एन ए एंड गेट है, नैंड गेट है, इस गेट में नॉट गेट का भी कॉम्बिनेशन किया गया है। और नॉट गेट क्या करता है, अगर सर्किट ऑन रहता है तो उसको ऑफ करता है, और सर्किट अगर ऑफ है तो उसको ऑन करने का काम करता है। अर्थात एंड गेट का अपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो इसका बुलियन इक्वेशन कौन हो जाएगा, ए नंबर। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। यह कितनी अधिकतम दूरी तक प्रसारण कर सकेगा। तो देखिए, इसके ट्रांसमिशन के लिए सूत्र होता है डिस्टेंस, रेंज। ट्रांसमिशन का जो रेंज होता है डी इक्वल टू अंडर रूट 2RH होता है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, और H, यह H टावर की ऊंचाई है। इस प्रश्न में टावर की ऊंचाई क्या है, 245 मीटर। तो इसमें अगर हम इसका मान रखते हैं तो देखिए क्या होता है इसका मान, ट्रांसमिशन का रेंज देखिए क्या होगा, डी इक्वल टू 2RE इंटू एच। ठीक है, RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ये पृथ्वी का सेंटर हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी RE, और इसी पर जैसे एक टावर है। ठीक है, ये टावर है। इस टावर की जो ऊंचाई है यह है 245 मीटर। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रांसमिशन का रेंज क्या होता है, अंडर रूट 2R का मान 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। H का मान कितना है, 245 है। कैलकुलेशन कीजिए इसका, देखिए क्या होता है, 2 से कैंसिल 5, 49, डी इक्वल टू 49 का रूट क्या हो जाएगा 7, 64 का 8, और 10⁻6 है, इसका क्या हो जाएगा 3, 10⁻3 मीटर होगा। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 56 किलोमीटर होगा। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, इस पर दो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कारण फोर्स F का जो वैल्यू होगा प्लस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर F इक्वल टू माइनस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर हो तो हम यहाँ टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू डी। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस दोनों फोर्सेस, ये D। ये D हमको चाहिए, ये D का वैल्यू क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। चूंकि इस डाइपोल की लंबाई क्या होती है 2L, तो इसके लिए ये D क्या होगा ये निकाल सकते हैं, ये कौन हो जाएगा थीटा। तो D का वैल्यू हो जाएगा 2L साइन थीटा। D का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। और F फोर्स क्या देख रहे हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, QE प्लस QE और इसका माइनस QE। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो F का मान क्या लिख सकते हैं QE। आगे देखिए QE इंटू 2L इंटू E। Q इंटू 2L का वैल्यू क्या हो जाता है P, तो क्या हो जाएगा P इंटू E। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा P, या फिर PE साइन थीटा। तो ऑप्शन में साइन थीटा तो नहीं है, तो टॉर्क का वैल्यू किस रूप में होगा PE के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है, सीरीज में है, सीरीज में है। और इस दोनों के साथ ये क्या है पैरेलल में। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये प्लस हो और ये माइनस, इसको इधर प्लस मिल रहा है, माइनस इससे मिल रहा है, और इसको इससे प्लस और इससे माइनस मिल रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो इसको यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, ये क्या हो गया पैरेलल में। और ये दोनों सीरीज में अगर हैं तो सीरीज के लिए क्या होता है फार्मूला, C इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो C1 क्या है 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6, 36 बाय 12 3। इस दोनों का वैल्यू कितना हुआ 3 माइक्रोफैराड, और इसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज के लिए क्या होता है, सॉरी ये दोनों आपस में इसके साथ ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या होता है C1 प्लस C2। C1 अगर इसका वैल्यू रखें 3, C2 6, 6 प्लस 3 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 से आगे की ओर होगा, आप लोग बने रहें। और वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।